इसकी वॉल्यूम कम, चलो वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर, थोड़ा कम, वॉल्यूम वॉल्यूम, हेलो हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है ठीक है। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा मुकेश, हरे कृष्णा आशीष, हरे कृष्णा दीपक, हरे कृष्णा अनुराग। कल हरे कृष्णा बेटा, चलें आगे। हरे कृष्णा बेटा मन, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इंश्योरेंस क्लेम के सेकंड पार्ट, क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट में हमने काफ़ी कुछ लिखा था और मैंने कहा था हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने कुछ आपको बेटा अब सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करो, कोई मतलब नहीं है। तो कल हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लॉस ऑफ प्रॉफिट में मैंने आपको कहा था कि कुछ रूल्स लिखवाए थे कैलकुलेशन के बारे में, और फिर मैंने लास्ट में फाइनली कहा था जाते जाते कि इसका कवरेज एरिया क्या है। तीन चीज़ें आप लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में कवर करवा सकते हो, एक नेट प्रॉफिट, एक फिक्स चार्जेस और एक एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। ये बताओ कल हम आराम से, मैंने कहा भी समय लगेगा, एक क्वेश्चन को बताओ हम क्या करेंगे, घसीटेंगे जितना घसीट सकते हैं, घसीट घसीट के मारेंगे। बोलो आ रहा समझ में, क्योंकि जब तक वो घसीटेगा नहीं आपके दिमाग में सेटल नहीं होगा। ये बताओ हमने कल जब डिस्कशन स्टार्ट किया था तो 1 अप्रैल 2011 एंड 31 मार्च 2012 ये था, और इसमें यहाँ कहीं आग लगाई थी हमने। कहाँ लगाई थी आग हमने? 1 जुलाई को आग लगाई थी, डेट ऑफ फायर। और कहाँ बुझाई थी? यहाँ कहीं 3 महीने बाद, जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये 1 अक्टूबर को रिकवरी हुई थी। यहाँ हम स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, हम आगे की बात कर रहे थे। इस ड्यूरेशन का बताओ आपने क्या ले रखा था? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखा था। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सजेस्ट किया था कि भाई साहब अगर इंश्योरेंस करवा रहे हो स्टॉक का, क्योंकि आप अवेयर पर्सन हो, स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो हम आपको रिकमेंडेशन देंगे, बताओ किसको इंश्योर्ड करवा लो? अपने प्रॉफिट को भी इंश्योर्ड करवा लो, क्योंकि आग से खाली स्टॉक डैमेज नहीं होता, प्रॉफिट भी डैमेज होता है। प्रॉफिट कैसे डैमेज होगा? क्योंकि जब आग लग गई तो आगे से फिर आपकी नॉर्मल एक्टिविटी कुछ दिन के लिए डिले हो जाएंगी। मैंने आपको कल बताया भी था, कल तक जो आप काम कर रहे थे अब वो नहीं हो पाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसलिए आपकी जब नॉर्मल एक्टिविटी डिले होंगी, अच्छा वो नॉर्मल एक्टिविटी है क्या? सेल। भाई यही तो है, सेल नहीं हो पाएगी आपकी। जब सेल नहीं कर पाओगे तो बताओ फिर क्या नहीं होगा? प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसको बात समझ में आई। तो इंश्योरेंस कंपनी से उसने क्या मांगी? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी मांगी। इंश्योरेंस कंपनी बोली भाई साहब ये बताओ अगर कुछ गड़बड़ हुई तो रिकवरी में कितना समय लगेगा? उसने क्या कहा? 3 महीने लगेंगे। तो ये पॉलिसी में बताओ 3 मंथ क्या करवा लिए गए? रजिस्टर्ड करवा लिए गए। तो ये 3 मंथ बताओ क्या कहलाए? इंडेमनिटी पीरियड। इसका जो भी लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करेगी वो आपको। तो ये आपका इंडेमनिटी पीरियड है। क्या इंडेमनिटी पीरियड मोर देन 3 मंथ हो सकता है? नो, नेवर। क्या लेस देन 3 मंथ हो सकता है? यस। ठीक है ना, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ये लेस देन 3 मंथ हो सकता है। कब? जब आप रिकवरी 2 महीने में कर गए, 1 महीने में कर गए, तो ये लेस देन 3 मंथ। तो कंपनी इंडेमनीफाई 2 महीने में रिकवर कर गए तो
2 महीने का ही तो देगी। तो ये लेस देन 3 मंथ तो हो सकता है, बट मोर देन 3 मंथ नहीं। 5 महीने में रिकवर किया, इंश्योरेंस कंपनी बोली भाई साहब जिंदगी भर रिकवरी में लगे रहो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो 3 महीने का आपको क्लेम देंगे, बात खत्म बस। तो आपको नहीं लगता इंश्योरेंस कंपनी गलत कर रही है? बेटा अगर 5 महीने रिकवरी में लगे, 3 महीने का दिया, 2 महीने रिकवरी में लगे तो इंश्योरेंस कंपनी गड़बड़ कर रही है या नहीं कर रही, बताओ क्यों? ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, ये कौन सा एग्रीमेंट है? इंडेमनिटी क्लॉज, यानी जितना नुकसान होगा उतना ही दिया। आप कभी भी इंश्योरेंस के भरोसे किस में नहीं आ सकते? प्रॉफिट में नहीं आ सकते। समझ में आ गया? तो 2 महीने का नुकसान हुआ तो ले लो ना, बात खत्म। चलो एक बात। दूसरी बात हमने आगे बढ़ाई थी, मैंने कहा था कि यहां पर कवर क्या क्या हो सकता है। मान लो मैं ये 3 महीने की बात कर रहा हूं, हर महीने बताओ घर पर कितने लेकर जाता हूं कमाकर? 1,000 रुपए लेकर जाता हूं। अच्छा, मैं 1,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट लेकर जाता हूं या नेट प्रॉफिट लेकर जाता हूं? आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने कल भी बताया था, कोई प्रॉफिट होता ही नहीं, क्योंकि अभी नंबर ऑफ एक्सपेंस माइनस होना बाकी है। तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी किसको इंश्योर नहीं करती? वो हमेशा किसको इंश्योर करती है? क्योंकि वही आपका ट्रू प्रॉफिट है, वही आप घर लेकर जाते हो। आप हर महीने 1,000 रुपए घर लेकर जाते हो, सारे खर्चे लेस करने के बाद 1,000 रुपए महीना घर जाता है। कौन से खर्चे होते हैं बेटा? कुछ खर्चे होते हैं वेरिएबल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात मत करो, मैं अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा आपको, मैं क्लेम कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड, यानी वो फिक्स वर्डन है आपके ऊपर। अच्छा, वेरिएबल कौन से होंगे? जो ट्रेडिंग में होते हैं, जैसे परचेज और परचेज से जुड़े हुए खर्चे। समझ में आ गया? कुछ वेरिएबल P&L में होते हैं, जैसे कमीशन ऑन सेल। समझ में आ गया? और सेल से जुड़े हुए सारे खर्चे। तो यानी कुछ खर्चे ट्रेडिंग में और कुछ खर्चे P&L में, वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो सेल से रिलेट करते हैं। सेल्स बढ़ी तो एडवर्टीजमेंट बढ़ गया, कमीशन ऑन सेल बढ़ गया, परचेज बढ़ गया, वो सारे खर्चे ही तो हैं। तो कुछ खर्चे सेल बढ़ने पर और सेल्स गिरने पर, अब जब सेल्स ही नहीं हो रही तो वो खर्चे अरे होंगे ही नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी बताओ किसको इंश्योर्ड नहीं करती? वेरिएबल को इंश्योर्ड नहीं करती। आप सेल करो या मत करो, बताओ कौन सा खर्चा होता रहेगा? अरे फिक्स खर्चा तो होता रहेगा। रेंटेड, फॉर एग्जांपल रेंटेड प्रोमाइसेस है तो रेंट जाना बंद थोड़ी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 एम्प्लॉइज हैं आपके, तो बेटा आप 4 एम्प्लॉय को 2-3 महीने के लिए निकाल थोड़ी दोगे, क्योंकि कहीं और चले गए तो फिर आपके भाई रिलायबल लोग हैं, सालों से काम कर रहे हैं हमारे पास। तो कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं बाय नेचर, यानी आपकी सेल घटे बढ़े वो खर्चे होने ही होने हैं। बात समझ में आ गया? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भाई साहब फिक्स खर्चों को भी इंश्योर्ड करवा सकते हो। मैं नेट प्रॉफिट 1,000 रुपए घर लेकर जा रहा था हर महीने, कब? सारे खर्चे लेस करने के बाद। ध्यान रखना, मैंने कहा नेट प्रॉफिट ट्रू प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें से ईच एंड एवरीथिंग माइनस हो चुका, आइदर वेरिएबल और फिक्स, डजंट मैटर, दोनों माइनस हो चुके। देन आफ्टर आपके पास 1,000 रुपीज आ रहा है। तो बताओ इन 3 महीनों में आपके घर क्या नहीं गया? बोलो, 3,000 नहीं गए ना? 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा, मैंने कहा कुछ भी नहीं बिका। समझ में आया? तो बताओ 3 महीने में मेरे घर क्या नहीं गया? 3,000 नहीं गए। 1,000 रुपए हर महीने बताओ मैं क्या करता था? नेट प्रॉफिट घर लेकर जाता था, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो 3,000 मेरे घर नहीं गए। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कहा, तो इंश्योरेंस कंपनी बोली आपने बताओ क्या इंश्योरेंस करवा रखा है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है और उसमें अपना नेट प्रॉफिट इंश्योर करवा रखा है। ये लो 3,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी आई और मुझे देकर चली गई। क्या ये बताओ इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 3,000 रुपए दिए, क्या ये 3,000 मेरे घर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां हर महीने बताओ क्या देता हूं? 200 रुपए रेंट देता हूं। समझ में आया? तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? 3,000 इंश्योरेंस कंपनी मुझे देकर गई, 3 महीने बाद आई इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम कैलकुलेट किया, कितने दे दिए? 3,000 दे दिए। बताओ मुझे 3,000 में से रेंट देना पड़ेगा 600 रुपए का।
आ रही है बात समझ में? क्यों? अभी तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा नेट प्रॉफिट सारे खर्चे चार्ज करने के बाद आता है। अभी तो मैंने कहा था ना नेट प्रॉफिट सारे खर्चे चार्ज करने के बाद आता है। तो फिर मैं 600 रुपए दे चुका या दूंगा अभी? क्यों? बोलो बात समझ में आ रही है? अरे पहले नेट प्रॉफिट आप कमाते थे, ये नेट प्रॉफिट आपने कमाया। अरे ये तो कोई देकर जा रहा है आपको। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटा पहले आप हर महीने क्या करते थे? 1,000 कमाते थे, और 1,000 कमाते थे तो सारे खर्चे हो जाते थे माइनस। अब की बार आपने कमाया नहीं है, अगर इन 3 महीनों में भी कमाया होता तो खर्चे माइनस हो चुके होते, लेकिन कमाया थोड़ी है। इंश्योरेंस कंपनी से आपने 3,000 का बताओ क्या ले लिया? क्लेम लिया है। तो इट मींस इसमें से खर्चे तो अभी तक माइनस हुए ही नहीं। तो वेरिएबल तो बताओ इस ड्यूरेशन में हो ही नहीं रहे क्योंकि सेल ही बंद पड़ी है, लेकिन फिक्स तो अभी भी हो रहा है 200 रुपये। तो बताओ मैंने क्या किया? 200 रुपये, सॉरी 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 600 रुपये दिए। तो बताओ घर कितने गए? 2400 घर गए। समझ में आ रहा है? बताओ मेरे घर कम से कम कितना जाना चाहिए था? 3,000 जान। भाई प्रॉफिट इंश्योर कराने का फायदा ही क्या हुआ अगर 3,000 जा ही नहीं रहा तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कहा भाई साहब सुनो, आपने गड़बड़ कर रखी है। मैंने आपको क्या कहा था? आप नेट प्रॉफिट के साथ क्या चार फिक्स इंश्योर्ड करवा लो, फिक्स खर्चे भी इंश्योर्ड करवा लो। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। फिर मुझे लगा यार हाँ ये तो गड़बड़ हो गई। एटलीस्ट अगर मुझे मेरे घर 1,000 ले जाने तो बताओ मुझे कितनी चीज इंश्योर करवानी चाहिए? 2 चीज। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में मेरे पास ये फैसिलिटी है। तो बताओ सिचुएशन नंबर 2 मैंने, अब सिचुएशन नंबर 2 में क्या किया? मान लो इस ड्यूरेशन का मैंने लॉस ऑफ प्रॉफिट लिया, उसमें मैंने मेरा नेट प्रॉफिट भी इंश्योर करवाया प्लस फिक्स चार्जेस भी इंश्योर करवाए। आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी आई, बताओ क्या देके जाएगी? 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3,000 नेट प्रॉफिट के देगी। 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 600 रुपये फिक्स चार्जेस के देगी। तो बताओ टोटल कितना देगी? 3,600 दे देगी। बोलो बात समझ में आ गई? 3,600 में से आप क्या करना? रेंट पे कर देना। बचे कितने? 3,000 का क्या करना है? इसे घर ले जाना। बोलो बात समझ में? लेकिन भाई साहब ये अभी भी घर नहीं जा रहा। सर अब क्या दिक्कत आ रही है? बेटा आपने नेट प्रॉफिट जो 1,000 रुपए महीना कमा रहे थे, जो पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता रहा है इससे पहले आप कमा रहे थे, वो तो आपने इंश्योर करवा लिया। आपने, आपका पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है आपके हर महीने बताओ कितने रुपए फिक्स खर्चे हो रहे हैं? 200 रुपये, वो भी इंश्योर करवा लिया। क्या आपने ये सोचा कि इस ड्यूरेशन में कुछ एडिशनल कॉस्ट भी आएगी? समझ में आया? सर वो एडिशनल कॉस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल बेटा ये प्रमाइसेस डैमेज हो चुकी, आ रहा है समझ में? ये प्रमाइसेस डैमेज हो गई। बताओ मुझे कुछ गुड्स मेरे पास अवेलेबल है, थोड़े बहुत गुड्स, क्या मैं दुकान 3 महीने तक बंद रखने का रिस्क उठा सकता हूं क्या? बताओ मैंने क्या किया? वो जो थोड़े बहुत गुड्स थे, एक साइड में एक दुकान मैंने रेंट अगर ली, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लिया हो। अगर आप, क्योंकि मोस्टली यही होता है, बताओ हम क्या कर गए, कुछ दिनों के लिए पड़ोस में एक दुकान पर शिफ्ट कर गए या थोड़ी डिस्टेंस पर थी, तो बताओ उस दुकान का किराया चालू हो गया या नहीं हो गया? उस दुकान का किराया चालू हो गया। वो कौन सा खर्चा है? एडिशनल खर्चा, जो पहले कभी होता ही नहीं था। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल जब डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तब ही होते हैं। आ रहा है समझ में? मान लो इस ड्यूरेशन में वो खर्चा कितने का हुआ? 100 रुपये का हो गया। तो बताओ मुझे इस 3,000 में से क्या करना पड़ेगा? अरे 100 रुपये वो भी तो खर्च करने पड़ेंगे, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। बिजनेस का प्रॉफिट आया, उसमें से मैंने वो 100 रुपये दे दिए। ध्यान रखना ये 3,000 का प्रॉफिट कॉम्पनसेट किया जा रहा है, कमाया नहीं जा रहा। अगर कमाया गया होता तो ईच एंड एवरीथिंग माइनस हो चुका होता। तो बताओ मेरे घर कितने गए? घर कितने जाने चाहिए थे? 3,000। इंश्योरेंस कंपनी बोली भाई साहब आपने फिर एक गलती कर दी। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोला लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में मैं आपको कितने चॉइस देती हूँ? 3 चॉइस। नेट प्रॉफिट इंश्योर करवा लो, और अगर आपको प्रॉफिट को फुली इंश्योर करवाना है सिचुएशन नंबर 3। तो बताओ मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार हाँ
अगर मुझे तरीके से इंश्योरेंस लेना है तो मुझे तीनों चीजें कवर करानी चाहिए। तो बताओ मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट इंश्योर कराया, आग लगी इंश्योरेंस कंपनी आई कितने दे गई, आग लगी इंश्योरेंस कंपनी आई, फिक्स चार्जेस इंश्योर करवाए दे गई, आग लगी इंश्योरेंस कंपनी आई 100 रुपये दे गई, पे कर दो, पे कर दो, इंश्योरेंस कंपनी कितने दे के जाएगी, 700 पे कर दिया, घर पर कितना गया। क्या बात समझ में आई क्या? अगर आपको प्रॉफिट इंश्योर करवाना है तो इंश्योरेंस कंपनी की थॉट ये है कि आप ये कवर करवा सकते हो, जिसमें से एक चीज कंपलसरी है, बताओ क्या, नेट प्रॉफिट। बची हुई दो ऑप्शनल है, आप चाहो तो कवर करवाओ या मत करवाओ। अगर नहीं कवर करवाओगे तो भाई खाली नेट प्रॉफिट का आपको क्लेम दे दिया जाएगा। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई? मैंने कवरेज एरिया क्या बताया, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर। मैंने केवल वाई एंटर करो, केवल और केवल वो 3 वर्ड बताए जो कवरेज एरिया के बारे में था। हाँ सर यहाँ तक क्लियर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वो क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा उसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो समय लग जाएगा, तो ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, डेटा भी आ जाएगा, एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और चीजें भी समझ में आ जाएंगी। एक बुक देना बेटा, क्या नाम है तेरा? देवांग। बेटा सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 10.42 ओपन करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 10.42, क्वेश्चन नंबर 10.42, सॉरी पेज नंबर 10.42, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके थ्रू वो जो मैंने लिखवाया था वो सामने रख लो। वो मैंने पॉइंट नंबर 1 2 3 लिखवाया था, क्या क्या था मैं तो भूल भाल गया, कल ही याद करके आया था, बस आज याद नहीं। जल्दी से निकालो पेज नंबर, मैं उसको एक एक बात को समझाता चल रहा हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ द फायर ऑन 15th June 2012 in the business house of the company, the working remained disturbed up to 15th December 12, as a result of which it was not possible to affect any sales। बोला गड़बड़ रहा तो सेल्स अफेक्टेड रही इस ड्यूरेशन में। कितना समय रहा? 15 जून से लगा लो, 6 महीने हो गए बेटा, जून से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 6 मंथ ही तो हुए। नेक्स्ट, द कंपनी हैड टेकन आउट लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी विद एवरेज क्लॉज अमाउंट रुपीज 1,40,000 and a period of 7 months has been agreed as indemnity। तो बताओ कितने महीने का क्लेम मिलेगा? 6। नालक 5 कहां से आ गया? ठीक है, भावनाओं पे नियंत्रण जरूरी है। चलो नेक्स्ट, 1,40,000 7। तो काफी बार क्या होता है, तू इवनिंग में कॉल मैंने पिछली बार भी कहा था, नहीं 7 बजे बात कर लेना कभी कभी, अब बिना पूछे कर लिया कर, मैंने शुरू से बोल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है द कंपनी हैड टेकन आउट अ इंश्योरेंस पॉलिसी विद एवरेज क्लॉज अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस 140 एंड अ पीरियड 7 मंथ। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडेमनिटी पीरियड कितना है, 6 महीने मैंने डिसाइड कर लिया क्योंकि 6 महीने में रिकवरी हो गई थी, तो ये बेकार की बात है। एन इंक्रीज ऑफ 25% वॉज मार्क्ड इन द करंट ईयर सेल एज कंपेयर विथ लास्ट ईयर। बोला पिछले साल के कंपेरिजन में बताओ क्या हो गया था, 25% इस साल सेल बढ़ गई थी। ठीक है ना, अब कैसे पता लगाया वो ये लोग जाने, ट्रेंड कोई रहा होगा इंडस्ट्री में, उसके ब्याह पर हम लोगों ने पता लगा लिया। नेक्स्ट,
द कंपनी incurred additional expense 12,000 to make sale possible and made a saving amount rupees 2,000 in the insured standing charges। बोला कंपनी ने जो डिस्टर्ब ड्यूरेशन थी उसमें एक्स्ट्रा खर्चे कितने किए, 12,000 रुपए, जिससे बताओ क्या हो सके, आपकी कुछ सेल पॉसिबल हो सके। जैसे मैंने कहा ना ये प्रोमाइसिस डैमेज है, कस्टमर आएगा नहीं है, बर्बाद है, तो हमने एक फर्स्ट क्लास एक कुछ समय के लिए टेम्परेरी बताओ क्या ले ली, एक शॉप ले ली, तो वहाँ पर हमने गुड्स ट्रांसफर कर दिए, तो उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत सेल हो पाया। जो आपके फिक्स खर्चे हैं उनमें कितने की सेविंग हो गई, 2,000 की सेविंग हो गई। कंप्यूट द क्लेम अमाउंट, आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्लेम अमाउंट निकालना है, कुछ डेटा और दे रखा है। एक्चुअल सेल्स फ्रॉम 15 जून 2012 टू 15 दिसंबर 2000 70,000, सेल्स फ्रॉम June 11 to June 11, December 11, 240. Net profit for the last year. Insured standing charges last year. Total standing charges last year. Turnover for the last financial year. Turnover for 16 June. तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो क्लेम अमाउंट निकालने से पहले बताओ हमेशा एक काम करेंगे, मैंने कहा था लिखना है नहीं, अभी आप सामने देखते रहो, मैं नोट करवा दूंगा। आप हमेशा एक काम करोगे, एक टाइमलाइन बनाओगे, जिससे क्या होगा आपको चीजें थोड़ा सा इजी लगेंगी। मैं 2 फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं 2 फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर रहा हूं, एक करंट फाइनेंशियल ईयर और एक प्रीवियस ईयर। बेटा ये आ गया आपके सामने 1 अप्रैल 2012, ये तो करंट ईयर है। 31 मार्च 2012, डेट ऑफ फायर कब थी, 15 जून, ये 15 जून 12 ये डेट ऑफ फायर थी। और आपकी रिकवरी कब हुई, 15 दिसंबर को रिकवरी हुई। ये हो गए आपके 6 मंथ्स, ठीक है। मैंने इसके जस्ट प्रीवियस ईयर को आइडेंटिफाई किया, 1 अप्रैल 11 और 31 मार्च 12, ये पिछला साल है। इसी ड्यूरेशन में बताओ जो इस साल का डिस्टर्ब ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन को पिछले साल रिकॉग्नाइज कर लो। बताओ ये क्या है, 15 जून और 15 दिसंबर, ये पिछला साल हो गया। चलें आगे, और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया, और ये डेट ऑफ फायर से ठीक 1 साल हो गया। बोलो आ गया समझ में। कहने का मतलब ये है, जब मैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो बताओ मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 4 ड्यूरेशन की सेल्स निकालूंगा। ये 4 ड्यूरेशन कौन कौन सी होंगी, जिस ड्यूरेशन में आग लगी, जिसमें आपका इंडेमनिटी पीरियड रहा, जिसमें डिस्टर्बेंस रहा, डिस्टर्बेंस 6 महीने रहा। क्वेश्चन रीड करो, वो जो बॉक्स दे रखा है, क्या इस ड्यूरेशन में कोई सेल हुई, सारे बच्चे रीड करो, कितनी, लाउड एंड प्रॉपर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, 70,000। समझ में आया, ये सेल्स कहलाएगी, बोलो एक्चुअल सेल्स बोलूंगा इसे, ये है आपकी 70,000, 70,000। यानी डिस्टर्ब ड्यूरेशन में भी मैं कुछ बेच पाया था, किसकी वजह से, कोई बता सकता है, बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। पढ़ लो, वो 12,000 रुपए में लिखा हुआ है, वो 12,000 रुपए में लिखा हुआ है, कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंस 12,000 रुपए टू मेक सेल पॉसिबल। आया, इस ड्यूरेशन में एक्स्ट्रा खर्चे की वजह से सेल पॉसिबल हो पाई। चले आगे, तो ये एक्चुअल सेल हुई। दूसरा बेटा, ये जो एक्चुअल सेल्स जिस ड्यूरेशन की है, इसी ड्यूरेशन में प्रीवियस ईयर में कितनी सेल हुई, 2 लाख। सबको दिखाई दे रहा, क्वेश्चन में मेंशन होगा हमेशा ये। इसे मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड सेल। इसे मैं बोलूंगा 2,40,000 को स्टैंडर्ड सेल। आ गया समझ में, ये स्टैंडर्ड सेल्स कहलाएगी। कहने का मतलब यह है, कंपनी जब क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करती है अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो बताओ कितनी सेल्स रिकॉग्नाइज करती है, 4 सेल्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ब्याह पर क्वेश्चन चलेगा, तो मैंने टाइमलाइन पर ही ये 4 सेल बना दी। ये बताओ क्या पिछले साल कोई सेल हुई थी, क्वेश्चन ने मेंशन किया है क्या, बोलो कितना है, बोलो बेटा। लास्ट ईयर सेल कितनी है, 6 लाख। अरे यही तो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इसमें कितनी सेल हुई, 6 लाख की सेल हुई। बोलो आगे। दूसरा,
डेट ऑफ फायर से, जिस दिन आग लगी उससे ठीक 1 साल पहले की सेल। 1 साल के अंदर कितनी सेल हुई? क्वेश्चन में मेंशन है। इसे हम क्या बोलते हैं? बोलो। एनुअल सेल या एनुअल टर्नओवर। 5,60,000। बोलो कुछ आया समझ में? यानी मैं क्वेश्चन में काम करने से पहले 4 सेल को पहचानूंगा। एक सेल को मैं क्या नाम दूंगा? एक्चुअल सेल, एक को स्टैंडर्ड सेल, एक को लास्ट ईयर सेल और एक को एनुअल सेल्स। ये नाम मैं नहीं दे रहा, इंश्योरेंस कंपनी देती है। और इंश्योरेंस कंपनी किस सेल को क्या नाम देती है मैंने समझा दिया। इंडेमनिटी पीरियड में होने वाली सेल एक्चुअल, प्रीवियस ईयर में उसी ड्यूरेशन में होने वाली स्टैंडर्ड, लास्ट ईयर सेल और एनुअल सेल किसे कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? आपको पता है जब मैंने वो 8-10 पॉइंट लिखवाए थे आपको, तो उनमें इन वर्ड्स का यूज किया था मैंने। स्टैंडर्ड सेल, एक्चुअल सेल, लास्ट ईयर सेल, एनुअल सेल, कहीं कहीं मैंने लिखा था। तो यानी ये हेल्पफुल रहेंगी। चलो मैं आगे। चलो अब मैं आगे की बात करता हूं। लिखना नहीं है बेटा, मैं लिखवा दूंगा। मैंने जब कहा था आपसे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट, तो बताना सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था? शॉर्ट सेल। मान लो बच्चों, मैं, या ऐसा करो इसे नोट कर लो, मुझे हटाना है, पहले इसे नोट कर लो आप, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट है, ध्यान रखना। कोई समय खराब नहीं होता, इससे क्वेश्चन पे कंट्रोल बना रहता है। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट है। हो गया? तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब आपसे मैं पूछूंगा तो आप मुझे बताते रहिएगा तो ये सेल्स क्या है। तो चलो ये बताओ, सबसे पहला काम बताओ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताओ मेरी हेल्प के लिए, मेरी कन्वीनियंस के लिए मुझे ये ड्रॉ करने में फ़ायदा है बेटा, आगे काम आएगा। तो इसलिए हम लोग ये बना लेंगे, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ही मान लो आप। इसका हालांकि कोई नंबर नहीं होता, लिखने पर कटेगा भी नहीं। मुझे बताओ इस ड्यूरेशन में, फॉर एग्जाम्पल जिस ड्यूरेशन में बताओ बिजनेस गड़बड़ हुआ, ये वो ड्यूरेशन है। इसमें मान लो मैं 10 लाख की सेल कर सकता था, मान लो मैं कर सकता था 10 लाख की सेल, और आग लग गई। उसके बाद भी मैंने कितने की सेल कर दी? 10 लाख की सेल कर दी। ठीक है ना? अब मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे साहब होगी कैसे? तो मैंने कहा ना, मान लो मैंने 10 लाख की सेल यहाँ कर सकता था और 10 लाख की सेल कर भी दी। तो बताओ लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? सबको बात समझ में आ रही है? अरे भाई साहब, प्रॉफिट किस में छुपा होता है? सेल्स में। और कितने की सेल कर सकते थे? अरे कर तो दी 10 लाख की। जितने की सेल कर सकते थे उतने की सेल करके बैठे हो, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जीरो, कोई मतलब ही नहीं है। कोई अच्छा आप भी क्लेम नहीं करोगे, क्योंकि जितना मैं कर, अरे जितना एफर्ट कर सकता था उतना एफर्ट तो कर डाला ना मैंने। फॉर एग्जाम्पल इस ड्यूरेशन में मैं 10 लाख की सेल कर सकता था,
10 लाख की सेल कर सकता था और मैंने केवल और केवल 2 लाख की सेल की, तो बताओ हाँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट देगी? किसका? 8 लाख की सेल का। ये 8 लाख है क्या बेटा? शॉर्ट सेल। अरे 8 लाख है क्या? शॉर्ट सेल। जितनी सेल की जा सकती थी उतनी नहीं की गई। सेल कितनी की जा सकती थी? 10 लाख की जा सकती थी और की कितनी गई? 2 लाख की गई। तो इसका मतलब 8 लाख कम की गई। मैंने अभी आपसे कहा अगर 10 लाख सेल की जा सकती थी और 10 लाख कर दी तो जीरो, इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। लेकिन 10 लाख की जा सकती थी और 2 लाख की तो 8 लाख। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई 8 लाख में जितना बनता है वो हमसे ले जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है बताना? जीपी रेशो। आ गया समझ में? मान लो वो जीपी रेशो कितना है? 10%। मैंने बता दिया अपनी तरफ से, वो 10% है। तीसरा पॉइंट क्या था? तो बताओ लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है? अरे लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है जल्दी बताओ? 80,000। 80,000 काम खत्म। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी लो पकड़ो 80,000। गया क्या सबके दिमाग में? तो बताओ मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कितना कम सेल किया। बेटा मेरा मुद्दा, हाँ बेटा अनुराग, मेरा मुद्दा है क्या? कितना कम सेल किया। फिर दूसरा कितना कमाया जाता था। फिर कंपैरिजन कर लो, निकाल दो बस। तो सबसे पहले बताओ मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? शॉर्ट सेल। लिखना नहीं है किसी को भी, पहले देखोगे समझोगे उसके बाद लिखोगे। शॉर्ट सेल्स। अच्छा, शॉर्ट सेल कैलकुलेट करते समय बताओ मैं क्या करूंगा? भाई 2 चीजों में कंपैरिजन करूंगा। अभी तो बताया कितना कर सकता था, कितना सेल कर सकता था और कितना किया, यही तो पता लगाना है। कितना सेल कर सकता था और कितना किया। अच्छा अब मुझे कैसे पता चलेगा कितना सेल कर सकता था? बेटा अपनी टाइमलाइन देखो, जो वो ड्यूरेशन है वो तो बर्बाद हो चुकी। हम भगवान तो है नहीं कि भाई उसमें बता देंगे इतनी सेल हो जाती। क्लियर है? मुझे ये बताओ क्या ये क्लेम अमाउंट एक्चुअल निकलेगा या एस्टिमेटेड निकलेगा? भाई बेस्ट एस्टिमेशन ही होगा, एक्चुअल तो कौन बता सकता है वहां पर क्या होने वाला था। और एक्चुअल में भी आग नहीं लगती तो भी बताओ कोई गारंटी है सेल हो जाती? कई बार कस्टमर नहीं आते, नहीं आते, अब क्या कर लोगे? तो इसीलिए बेटा ये एस्टिमेशन के ब्याह पर निकलेगा। अच्छा एस्टिमेशन कहां से चलेगा बताओ? लास्ट ईयर से। ये बताओ आपका रिजल्ट आया, ठीक है, और उस दिन रिजल्ट वाले दिन एक सिचुएशन अज्यूम करो, आप घर में खड़े हो, पिताजी खड़े हैं और पिताजी के हाथ में जूता है और कोई मेहमान एंटर हो गया, ठीक है, और बताओ वहां पर टेबल पर क्या रखी है? मार्कशीट। बताओ सामने वाले को कुछ बताना पड़ेगा क्या? समझ जाएगा कि यहां पर चल क्या रहा है। क्लियर है? अब पिताजी ने शर्मा शर्मा में पीटा पिटाई कुछ नहीं किया, जूता बोला, जूता पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, उन्होंने, हालांकि सामने वाला समझ गया, फिर भी हम कोशिश करते हैं बेवकूफ बना दें। पिताजी ने पहन लिया। अब वो सामने बैठा, सामने मार्कशीट दिख गई। पता 9th क्लास में फेल होते होते ही बचा है, बस 2 नंबर ज़्यादा है, दिख रही है मार्कशीट सामने पड़ी है टेबल पर। उसने आपसे पूछा 10th क्लास में क्या करोगे? रैंक लाऊंगा, ऑल इंडिया टॉप करूंगा। क्या हो सकता है क्या? एक्सेप्शनली पॉसिबल है, एक्सेप्शनली। इन जनरल बताओ, इन जनरल हो सकता है क्या? एक्सेप्शनली तो बेटा कुछ भी हो सकता है, आदमी का पैशन कभी भी कुछ भी उससे करवा सकता है, लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं, ये तो ऊपर वाले की देन होती है। इन जनरल नहीं होगा बेटा। सामने क्या पड़ी है? मार्कशीट। अच्छा उस आदमी की थॉट को कौन सपोर्ट कर रहा है? प्रीवियस ईयर का डेटा। वो आपके फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर रहा है कि यार इसका, ये बोल रहा है मैं रैंक में लाऊंगा, और बताओ मार्कशीट क्या बोल रही है? 2 नंबर से बचा है, बस 2 नंबर एक्स्ट्रा है, वो भी पिताजी ने ले दे के हिसाब करवाया, ठीक है ना। ये 2 नंबर भी लेने देने की वजह से है। सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे स्कूल के मास्टरों से, तो उन्होंने 2 नंबर बढ़ा दी कि भाई निकालो यहाँ से, तो पटको आगे, आगे की ये देखा जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो वो आदमी क्या आपकी बात पर विश्वास करेगा? आप बोलोगे पक्का मैं फेल हो जाऊंगा सर 10th में, तो मेरे बस की बात नहीं है। तो बताओ आपका डेटा सपोर्ट कर रहा है, पिताजी पैसे देकर आए, 10th में नहीं दे पाएंगे,
ठीक है, तो पक्का आप फेल हो गए। तो इसका मतलब अगर आपको कुछ प्रिडिक्शन करना है तो बताओ उसके लिए डेटा कहां से आएगा? बेटा इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है, मुझे नहीं पता, अपनी टाइमलाइन देखो, वो जो आपका ड्यूरेशन है ना, जहां पर एक्चुअल सेल हुई है थोड़ी बहुत, वो एक्चुअल सेल थोड़ी बहुत है, ध्यान रखना, नॉमिनल सेल है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। अब वो मैं कैसे पता लगाऊं या कितनी होनी चाहिए थी? तो उसके लिए मैं पिछले साल जाता हूं कि इसी ड्यूरेशन में स्टैंडर्ड सेल्स आया, समझ में? सेम ड्यूरेशन में, सेम ड्यूरेशन क्या थी? फ्रॉम, मैंने कहा था ब्रैकेट में डेट्स आएंगी कुछ, फ्रॉम 15 जून 2011 टू 11। बोलो बात समझ में आ गया? कितनी सेल की थी? 2,40,000 की थी ना। पिछले साल इसी ड्यूरेशन में 2,40,000 सेल की थी। तो हम ये मान कर चलते हैं कि इस ड्यूरेशन में भी ये तो होती। आपने कहा नहीं नहीं साहब, इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में 25% ज्यादा सेल होती। इंश्योरेंस कंपनी मानेगी या नहीं मानेगी बात? बिल्कुल, क्यों नहीं मानेगी? नालायक को दे तो रखा है उसने। अगर नहीं मानती तो फिर बात ही क्यों करता है आपसे? समझ में आया बेटा? अच्छा ये बताओ, क्या बिजनेस में अपवर्ड ट्रेंड नहीं होते क्या? क्या अपवर्ड ही होते हैं या डाउनवर्ड होते हैं? यार ये तो कमाल की बात है साहब, जो पिछले साल ही किया वो इस साल होगा, हाउ इट इज पॉसिबल? थोड़ा बहुत घटेगा बढ़ेगा ना, ट्रेंड होते हैं। कई बार किसी प्रोडक्ट की डिमांड, अभी आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो अगर उस इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ होगी तो नेक्स्ट ईयर में बताओ इस साल के कंपैरिजन में होगा या नहीं होगा? क्योंकि पेट्रोल आपको पता है कॉस्टली होता जा रहा है। तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड, उनकी व्हीकल की डिमांड कम हो रही है, कंपैरेटिवली उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ट्रेंड ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। अगर पॉजिटिव ट्रेंड होंगे तो बढ़ा दिया जाएगा और नेगेटिव ट्रेंड होंगे तो घटा दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी आपसे चीटिंग नहीं करना चाहती, वो बोल रही है भाई साहब बढ़ता होगा तो बढ़ा दूंगी, टेंशन मत लेना। ये तो पिछले साल का डेटा है। क्वेश्चन में मेंशन है कि लास्ट ईयर के अफसर, उन्होंने कैसे निकाला वो उनका एस्पेक्ट है, हमें बता दिया गया, बात खत्म। अब कुछ ना कुछ तो मार्केट डेटा ऑब्जर्व किया होगा उन्होंने। चले आगे। उन्होंने कहा 25% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेल बढ़ जाती। तो इंश्योरेंस कंपनी, और मैंने आपको डे वन कहा था जो डेटा आपको दिया जाए वो ऑथेंटिक डेटा है, उस डेटा पर क्वेश्चन मार्क मत लगा देना। तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? ये लो, बोला कोई टेंशन नहीं, हमें भी पता है कि इस साल ट्रेंड आ जाता अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो। बताओ, ये लो। तो हम ये मानकर चलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है एडजस्टेड स्टैंडर्ड से, हम ये मानकर चलते हैं अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो इस साल, अरे पता चला, मैं बार बार बोल रहा था इस साल 10 लाख की सेल की जा सकती थी और इतने की हुई, तो ये कितने की सेल की जा सकती थी ये कैसे पता लगाया जाएगा? क्लियर हो गया बेटा? पिछले साल का डेटा लूंगा और उसमें कोई जरूरी नहीं है प्लस ही हो, अगर माइनस हुआ तो माइनस, वो कौन बताएगा? क्वेश्चन मेंशन करेगा वीकांड से कि क्या होने वाला था। हमें कौन सा, हम कौन सा प्रैक्टिकल सिचुएशन में खड़े हैं जो हम ऑब्जर्व करेंगे? तो 6 लाख, तो इसका मतलब 6 लाख की सेल की जा सकती थी। क्या आपने कुछ की? क्या, सॉरी 3 लाख की सेल की जा सकती थी, हाँ, लेस एक्चुअल सेल्स, हाँ ना ना, फ्रॉम 15 जून 2012 टू 15 दिसंबर 2012, बोलो कितनी? 70,000। तो यानी 70 की तो आपने कर दी, तो बताओ शॉर्ट सेल कितनी है? 2 लाख 2,30,000। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी जो 2,30,000 में शामिल प्रॉफिट है वो ले जाओ हमसे। बोलो बात समझ में आ गई? और लॉजिकल बात है, जब प्रॉफिट की बात होगी तो पहले किसकी बात होगी? सेल्स की बात होगी। बेटा सेल्स जितना कम हुआ उसका प्रॉफिट आपने नहीं कमाया, वो हमसे कंपैरेटिवली लेकर चले जाओ। सबको समझ में आया? देखो फटाफट, भी रटने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम हमारा हो गया, ये आपके सामने शॉर्ट सेल आ गया, और कैसे आएगा वो समझा दिया।
हाँ लिख लिया सबने? तो ये एक बात मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखवाया था, शॉर्ट सेल, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वापस चलो सेकंड पॉइंट पर, क्या लिखवाया था मैं भूल गया। बेटा वापस वहीं चले जाओ, मैं एक एक का एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूँ मैं आपको। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों सबका पहला पॉइंट क्लियर, वाई एंटर करो, फिर मैं आगे की बात करूँ। मुझे आगे ले जाने के बाद बेटा पीछे मत लाना, आप दिक्कत आए रोक लेना। ये नहीं कि मैं आगे चला जाऊँ आप लोग बोलो सर पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन कर दो या 2 एक्सप्लेन कर दो, दिक्कत आए साथ के साथ रोक लेना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? जीपी रेशो। तो एक बात बेटा अपने दिमाग में बिठा लो, जीपी रेशो क्या है? ये जीपी रेशो नहीं है, समझ में आ गया? नहीं नहीं, ग्रॉस इंश्योरेंस कंपनी बोलती क्या है इसे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, यानी कहने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है ये। अच्छा हमारा जीपी रेशो क्या होता है? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यही तो बोलते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रखना वो कौन सा जीपी रेशो है? अकाउंटिंग का। और ये किसका है? तो कहने का लिए इसका नाम क्या है, लेकिन वो उससे कनेक्ट मत कर देना, मैं पहले ही बता चुका, मैं आपको इस टॉपिक में क्या नहीं सिखा रहा। अरे अकाउंटिंग की तो कोई बात ही नहीं चल रही, समझ में आ गया? ये बताओ क्या चल रहा है बेटा? इंश्योरेंस कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन, समझ में? मैं हालांकि लॉजिकली इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने लॉस ऑफ स्टॉक भी आपको समझाया, क्या इंश्योरेंस कंपनी सोचती है, मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट भी समझा रहा हूं। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बोलो एज इट इज इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको लगता है सर ये तो लॉजिकल ही नहीं है, तो बेटा लॉजिकल बोल कौन रहा है? किसने बनाया ये रूल? इंश्योरेंस कंपनी ने। आपको जचता है तो पॉलिसी लो, वरना घर बैठो। कोई आपके घर तो आ नहीं रही वो प्रोडक्ट बेचने, हम ही तो जा रहे हैं उसके पास। आप मुझसे लोन लेने आए, साहब 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने कहा है, बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा 22%। आप बोलोगे मार्केट में तो 7% चल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, जब मार्केट से ले ले। अरे बात समझ में आ रही है? अगर मुझसे लेना है तो 22% पर साइन करके जा, अब तेरे को लॉजिकल लगता है तो ले ले, नहीं तो जा। समझ में आया? तो ये रूल्स, हालांकि मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी क्या सोचती है, बेटा ये अकाउंटिंग नहीं चल रही, तो अगर आपको समझ में आते तो बेटर है, उसकी सोच क्या है इंश्योरेंस कंपनी, वरना फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि हम लोग बताओ क्या करते हैं, एग्रीमेंट पर साइन करके आते हैं। और अगर आप लोग पता है लोन वोन लेते हैं तो एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में पता है क्या लगा होता है? हर पेज पर एक मार्क्स लगा होता है, एक मार्क लगा होता है। यहाँ जो भी एप्लीकेंट या कोई एप्लीकेंट है क्या करवा दो, उसके सिग्नेचर। और जैसे ही वो फॉर्म एजेंट लेकर आता है तो बताओ क्या करते हैं हम लोग, बताओ साइन कहाँ करने। हम उतावले बैठे होते हैं क्योंकि साइड में पैसा दिख रहा होता है, और हाँ, और ये आगे 20 लाख जेब में आ गए, उसके पीछे आपने कहाँ कहाँ साइन कर दिया आपको पता है क्या, किन किन पेपर्स पर? बोलो आई बात समझ में? कल को आप डिफॉल्टर हो गए तो कंपनी आपके साथ क्या क्या करेगी आपको पता भी है क्या? कुछ नहीं पता। बोलो आया समझ में? और बेटा कंपनी कर सकती है या नहीं कर सकती आपके साथ? अरे आप साइन करके बैठो सारे पेपर्स पर। अब अच्छा मुझे बताओ, मैं उसे पढ़ के कर भी क्या लूँ? मुझे वो बातें इलॉजिकल लगे तो भी मैं क्या कर लूँ? मुझे तो अरे लोन चाहिए, अगर मुझे लोन चाहिए तो उनको साइन करना पड़ेगा, वो मेरे लिए तो कुछ बदलने से रहे। समझ में आया? तो इसीलिए बेटा इंश्योरेंस कंपनी में भी एक चीज दिमाग में रखना, ये इंश्योरेंस कंपनी के मैं क्या बता रहा हूं आपको, टर्म्स एंड कंडीशन, ये कोई अकाउंटिंग नहीं चल रही। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका व्यू क्या है समझ में आया तो बेस्ट है, अदरवाइज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जीपी रेशो बताओ अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग नहीं चल रही। इसीलिए बताओ जीपी रेशो किसका है? ये इंश्योरेंस कंपनी का। अब चांस की बात है साहब, वो बोलती क्या है इसको? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ही बोलती है, तो हमने भी वही वर्ड यूज किया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सेकंड, कोई लिखेगा नहीं जब तक ये पूरा एक्सप्लेन नहीं हो जाता। आज हो गया तो आज लिखवा दूंगा, नहीं तो कल लिख लेना। अच्छा इतनी देर की डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ रहा है पहली स्टेप फिट हो गई या नहीं हो गई? ऐसे बेटा एक एक पर बात करेंगे वो फिट हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन में हो सकता है 3 क्लासें लग जाए, लेकिन फिर एक एक क्लास में 2 क्वेश्चन निपट जाएंगे, क्योंकि आपको सब फिट हो गई। और मैंने क्या कहा, मैं नहीं चाहता आपको रटाऊं, मैं इंश्योरेंस कंपनी की थॉट एक बार बता देता हूं, फिर मैंने कहा समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर एक्सेप्ट कर लेना उसे, ठीक है। सेकंड पॉइंट बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। मैं पहले ही बता चुका ये वो रेशो नहीं है, लेकिन साहब नाम यही रखा है उसने तो हमें यूज तो यही करना पड़ेगा। तो मैं इसे इन शॉर्ट जीपी रेशो बोल देता हूँ।
बताओ क्या है? लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर से इनटू 100। बोलो आई बात समझ में? मुझे ये बताओ क्या? हाँ अच्छा बेटा, मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझो ना। अच्छा वो फॉर्मूला किसने लिखवाया था? तो आपको क्या लगता है मुझे याद नहीं होगा? तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो, मैं उसको जोड़ दूंगा। मैंने अभी अभी कहा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, वो क्या सोच रही है सर वो भी लिख दो। बेटा वो लिखना हो तो फिर रटो, पढ़ा है ना, डेटा फिट कर दो। सुनो मुझे, मैंने लिखवाया वो सब कुछ। सर अभी अभी आपने कहा था आप कल ही रट के आए थे, तो बेटा ठीक है सॉरी, ठीक है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ गया। अब जो मैं समझा रहा हूँ, नाले को रोको मत, मुझे बहने दो। आज मेरा मन है बहने का, मुझे बहने दो, ठीक है ना, अब रोकना मत। कितने 2 मिनट कहाँ, 10 मिनट है, 10 मिनट बहुंगा अभी। हाँ 2 बजे तक, हाँ ये बोल। हो सकता है तुम भी बह जाओ मेरे साथ। नहीं सर, हम तो अंगद के पैर की तरह अड़े हुए हैं। मजाल है कोई टीचर बहा ले जाए। सुबह आते हैं, आते समय पता चलता है और जाते समय पता चलता है, बीच में क्या हो रहा होता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता हुआ दिखता है आ गया, और फिर जाता हुआ पता चलता है हाँ चला गया यार, मुसीबत। नेक्स्ट चलो आ जाओ। लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट। बेटा मैंने एक दोनों चीजों को मैं एक साथ नहीं डालना चाह रहा, एक एक करके हम बात करते हैं क्या हो रहा है। लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट क्या है? लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट मैंने आपसे कहा था जब कंपनी प्रॉफिट की बात करती है तो बताओ क्या करती है? नेट प्रॉफिट की बात करती है। जीपी से उसको कोई लेना देना है नहीं। बताओ लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट 80,000। बेटा देख कर बताना एकदम सही है ना। लास्ट ईयर सेल्स 6 लाख इंटू कितना हो गया? 13 पॉइंट, या मैं क्या कर देता हूं केवल 13 पर समझने के लिए, क्योंकि हमें तो अभी इसमें करेक्शन करना है। मान लो 13%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी क्या पता लगा रही है कि भाई साहब पिछले साल तुम्हारी सेल कितनी थी? 6 लाख। अगर पिछले साल तुमने 6 लाख बेचा था तो तुम्हारे घर कितना गया था? 13% गया था उस सेल्स का। अरे आ रही है बात समझ में? इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड किसको करती है? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट ही आपके घर जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है, इसका मतलब ये हुआ भाई साहब करंट ईयर तो बर्बाद हो चुका। मैंने आपको अभी अभी समझाया था, अगर मुझे कुछ पता लगाना है करंट ईयर के बारे में तो बेस कहां से लूंगा? मैं लास्ट ईयर को बेस बनाकर चलूंगा, लास्ट ईयर में क्या हो रहा था और मैं मान लूंगा यही यहां हो जाता। तो बेटा लास्ट ईयर क्या हो रहा था? जितना आप बेच रहे थे उसका 13% घर लेकर जा रहे थे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब इस बर्बाद ड्यूरेशन में आप कितना नहीं बेच पाए। अब मैं क्या निकाल लूं? लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो। बोलो बात समझ में आ गई? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले साल आपने 6 लाख सेल की थी तो घर कितना गया था? 80,000 गया था, यानी सेल का। इस ड्यूरेशन में बताओ आप कितना नहीं बेच पाए? 2,30,000 नहीं बेच पाए ना। तो यानी इसका 13% ही तो घर नहीं गया। अगर ये बेच देते तो बताओ कितना घर चला जाता? 13% घर चला जाता। क्योंकि मुझे आपके डेटा से यह पता चल रहा है कि लास्ट ईयर में जो बेचा था उसका 13% घर गया था, यानी उसका नेट अच्छा इसमें मैंने बनाया क्या है बताओ? पिछले साल की सेल का पिछले साल के नेट प्रॉफिट से एक रिलेशन बनाया। दोनों में रिलेशन कितना था? 13% का। तो इस ड्यूरेशन में आपने कितनी सेल नहीं की? बेटा जितनी सेल नहीं की उसका 13% घर नहीं गया ना। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है ये लो 13%, 29,900। बोलो समझ में आ गया? 29,900 हमसे ले लो। अरे कुछ आ रहा है समझ में? इंश्योरेंस कंपनी का मानना यह है कि हम नेट प्रॉफिट को इंश्योर्ड करते हैं, और नेट प्रॉफिट कितना है अब हमें क्या पता इस साल कितना होता? तो बताओ हम क्या पता लगा रहे हैं? पिछले साल का परसेंटेज।
कि नेट प्रॉफिट और सेल्स में क्या रिलेशन था, 13% का रिलेशन था। तो उस रिलेशन को बताओ मैंने किस पर अप्लाई कर दिया, शॉर्ट सेल पर अप्लाई कर दिया। बताओ शॉर्ट सेल पर अप्लाई करते ही प्रोपोर्शनेटली बताओ इस ड्यूरेशन का क्या आ गया, अरे नेट प्रॉफिट आ गया या नहीं आ गया। और मैं बार बार बोल रहा हूं कौन सा फिगर है ये, एस्टिमेटेड। तो मुझे नहीं पता यहां पर क्या हो, लेकिन एस्टिमेट यही है। पिछले साल 13% कमा रहे थे, तो इस साल अगर इतनी सेल हो जाती तो 13% नेट प्रॉफिट आपकी जेब में आ जाता। जो नहीं आ पाया अब ये हम दे देते। क्या एक बात समझ में आई बेटा? अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझे 29,900 रुपए देगी तो बताओ केवल और केवल ये क्या है, नेट प्रॉफिट है ना। तो बताओ इसमें से मुझे क्या देने पड़ते? अरे फिक्स खर्चे तो देने पड़ते, क्योंकि उस ड्यूरेशन में वेरिएबल तो बंद हो गया, फिक्स तो हो ही रहा था। ये चीज इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पहले समझा दी थी। तो बताओ मैंने क्या किया बेटा, फिक्स खर्चे भी इंश्योर्ड करवा लिए। फिक्स खर्चे भी इंश्योर्ड करवाए थे। किस साल के? पिछले। अरे पॉलिसी तो पिछले साल ही लेके बैठा हूं ना मैं, तो मैंने फिक्स खर्चे भी इंश्योर्ड करवा रखे। तो अब बताओ सेकंड पॉइंट, इसको इंप्रोवाइज करते हैं। अब बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। बताओ मैं यहां क्या करूं, जीपी रेशो। बताओ लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट प्लस लास्ट ईयर फिक्स इंश्योर्ड चार्जेस, एक्सपेंस लिख दो, यहां चार्जेस लिख दो, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल इनटू। अरे कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? बताओ लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, बोलो 6 लाख। लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट, लास्ट ईयर के फिक्स चार्जेस 70,000। इसके टोटल फिक्स चार्जेस कितने थे? 1,20,000। समझ में आ रहा है टोटल। लेकिन इसने इंश्योर्ड कितने करवाए? तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी को किससे मतलब है? जो उसने इंश्योरेंस पॉलिसी में डिक्लेरेशन दिया कि मेरे 70,000 फिक्स खर्चे होते हैं, तो मुझे उससे मतलब है। इनटू क्या आ गया 20। इस 25% में क्या है? सारे बच्चे बोलो। अरे दिखाई दिया या नहीं दिया? भाई साहब इस 25% में दो एलिमेंट हैं, नेट प्रॉफिट और फिक्स चार्जेस। क्लियर है? इसका मतलब अब की बार बताओ मैंने किसका रिलेशन बनाया? लास्ट ईयर की। अरे मुझे शॉर्ट सेल में ढूंढना है, तो बताओ मैंने क्या किया, लास्ट ईयर की सेल का रिलेशन किससे बना दिया? नेट प्रॉफिट और फिक्स चार्जेस से। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है, पिछले साल 6 लाख का आपने बेचा था, उसमें से अगर आपको पिछले साल 6 लाख में से बताओ क्या दे दिया जाता, 1.5 लाख दे दिया जाता, तो क्या करते? अगर ये इवेंट पिछले साल हो जाता तो 6 लाख की सेल नहीं हो पाती, तो बताओ आपको कितना दे दिया जाता? 1.5 लाख। तो बताओ आप इसमें से क्या करते? 70,000 के फिक्स चार्जेस पे करते, और घर कितना चला जाता? 80,000। तो ये 80,000 घर चला जाता, ये फिक्स पे कर देते। तो इसका मतलब बताओ आपकी पिछले साल की सेल का फिक्स चार्जेस और नेट प्रॉफिट से कितना रिलेशन है? 25%। और इस 25% में दो एलिमेंट कवर हो गए, एक फिक्स प्रॉफिट और सॉरी नेट प्रॉफिट और फिक्स चार्जेस। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है बताओ? थर्ड बोलो, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है बताओ? शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशो। शॉर्ट सेल कितनी है? 2,30,000 इनटू 25%, बोलो 57। बताओ इस 57,500 में क्या कवर हो गया? अरे दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट और फिक्स चार्जेस प्रोपोर्शनेटली कवर हो गए। भाई 6 लाख में अगर 25% 1.5 लाख बनता है, तो 2,70,000 की शॉर्ट सेल का 25% ये बनता है। बोलो आ गया? इसमें से कुछ पोर्शन फिक्स चार्जेस का है और कुछ पोर्शन नेट प्रॉफिट का है। वो फिक्स चार्जेस पे कर देना, नेट प्रॉफिट घर ले जाना। अरे गया क्या दिमाग में? तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 में इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है? लास्ट ईयर की सेल्स का, लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट और लास्ट ईयर के फिक्स चार्जेस के साथ एक रिलेशन बनाती है, और उस रिलेशन को किस पर अप्लाई कर देती है? शॉर्ट सेल पर।
तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है इस शॉर्ट सेल में अगर ये सेल हो जाती, मैंने कहा ना जितनी सेल हो सकती थी अगर उतनी सेल हो जाती तो क्लेम अमाउंट क्या होता, अरे 0 होता। तो यानी इस ड्यूरेशन में ये सेल नहीं हुई, इस परसेंटेज को मैं अप्लाई कर देती हूं पिछले साल पर जो लग रहा था, और प्रोपोर्शनेटली बताओ क्या बाहर आ जाएगा, बोलो। अरे लॉस ऑफ प्रॉफिट, अभी क्लेम तक नहीं आए बेटा, केवल लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो स्टेप नंबर 1 के साथ साथ 2 और 3 नोट करो एक बार, और कल मैं इनको क्या कर दूंगा, एक बार रिवाइज भी कर दूंगा। बेटा अगर होगा तो, अभी तो नहीं है ना, अगर ट्रेंड होगा तो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन मेंशन करेगा, मुझे नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला कि प्रॉफिट बढ़ता या घटता, ठीक है। और सेल्स में भी अगर ट्रेंड नहीं बोलता तो मैं थोड़ी लाता, तो जो ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन मेंशन करेगा तो ट्रेंड जबरदस्ती का नहीं लगेगा। सर ट्रेंड ऐड नहीं बेटा, मन ट्रेंड 25% सेल्स में है, ठीक है ना, प्रॉफिट में नहीं है। और हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जब सेल्स की बात की थी तो बेटा हमने ट्रेंड लगा दिया था। और कभी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट पे ट्रेंड होगा तो पक्का पक्का लगाएंगे, आगे के क्वेश्चन में आएगा। ओके डन। तो बेटा ये स्टेप मैंने बता दी, कल वापस यहीं से मैं दोबारा शुरुआत करूंगा, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। आज के लिए इतना, हरे कृष्णा बच्चों। कल मैं दोबारा नोट करवा दूंगा, रहने दो, आपके खाने का टाइम हो गया, बंद कर दो सब, स्टॉप राइटिंग, कल मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, अगर लिखना है तो लिख लो, बाकी आपकी मैं दोबारा लिखवा दूंगा कल, क्योंकि मैं कल फर्स्ट से ही दोबारा शुरू करूंगा।